नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 यानी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो हम भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करके वीडियो को और अच्छे से बनाने की कोशिश किया करेंगे। वैसे हम अभी आपको बता दें कि जितने भी पेड कोर्स चल रहे हैं मार्केट में, उनसे ज़्यादा ही हम चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हर एक वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। तो ये हिंदी में भी है, आगे पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये भारत के हर राज्य में लागू होता है। सेकंड है, इट इज़ एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज। तो ये नॉन सीजनल फैक्ट्री पे एप्लीकेबल होता है, सीजनल फैक्ट्री पे एप्लीकेबल नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, देसी लैंग्वेज में, कि सीजनल फैक्ट्रीज क्या होती है, नॉन सीजनल फैक्ट्रीज क्या होती है। सीजनल फैक्ट्रीज यानी मौसमी फैक्ट्रीज वो फैक्ट्री होती हैं जो कुछ समय के लिए चलती हैं, जब जब मौसम रहता है उनका। जैसे गन्ना फैक्ट्री हो गया, शुगर मिल हो गया, तो शुगर मिल कब कब चलेगा, जब जब गन्ने का सीज़न होगा, उसके बाद वो बंद हो जाता है। ठीक है। और नॉन सीजनल फैक्ट्रीज वो फैक्ट्रीज होती हैं जो 12 महीने चलती हैं। जैसे आयरन स्टील फैक्ट्री हो गई या कोई भी नॉर्मल फैक्ट्री हो गई, वो 12 महीने चलेगी। ठीक है, जब जब उसको रॉ मटेरियल मिलेगा, तो जब जब उसको फैक्ट्री को कच्चा माल मिलेगा, वो 12 महीने चलेगी। तो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज कौन सी होगी, जो 12 महीने चलती हैं, पूरे साल चलती हैं। तो ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू होगा, एक तो पूरे भारत पे लागू होगा और 12 महीने चलने वाली फैक्ट्री पे लागू होगा, नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे। अब इसमें भी दो कंडीशन है। अगर उस फैक्ट्री में बिजली है तो कम से कम 10 वर्कर या 10 से ज़्यादा वर्कर होने अनिवार्य हैं। अगर उस फैक्ट्री में बिजली नहीं है, बिना बिजली के कोई फैक्ट्री चल रही है, तो उसमें कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा मजदूर होने चाहिए। ठीक है, वर्कर्स कार्य करने वाले होने चाहिए। तो ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो बिना बिजली के चलती हैं, यानी जो लोकल में जो फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो बिना बिजली के ऑपरेट होती हैं। जैसे आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हो गई कुछ। ठीक है, कुछ आप लोकल में आप देख सकते हैं, विलेज में जो स्मॉल फैक्ट्री सेटअप होती हैं, वो जनरली विदाउट यूज़ ऑफ पावर चलती हैं। और जो काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वो जनरली पावर से ऑपरेट होती हैं। तो अगर पावर है, बिजली है, तो कम से कम 10 आदमी होने चाहिए, तब वो एप्लीकेबल हो जाएगा एक्ट। या 20 होने चाहिए अगर बिजली नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। मान लो किसी फैक्ट्री में बिजली है और उसमें 8 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कम से कम कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका सेक्शन 1(5) क्या कह रहा है, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी में मिल जाएगा आपको। तो सेक्शन 1 का सब पार्ट 5 कह रहा है, द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाज इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर, रोड, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन। तो दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि इस एक्ट को और भी जगह बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री पे रखा गया है, नॉन सीजनल फैक्ट्री पे, इसको दुकानों में भी बढ़ाया गया है, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, सिनेमा में। ठीक है, या न्यूज़पेपर में, जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हो, तो इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसमें लिमिट कितनी है, 21,000 रुपये आपकी सैलरी, इसकी वेज लिमिट फिक्स करी गई है कि भैया जिनकी 21,000 से कम या 21,000 तक जिनकी सैलरी है, उनको इसके अंदर लाया जाएगा। किस स्कीम के अंदर लाया जाएगा, ESI स्कीम के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, तो ये 21,000 लिमिट कब चेंज हुई है, 1/1/2017 से। तो आपको करंट में जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हो, तो ये लिमिट आपको अपडेट रखनी है, गूगल पे डालना है कि भाई ये लिमिट इस टाइम क्या चल रही है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इस टाइम 21,000 है, हो सकता है इसके 6 महीने बाद कुछ और हो जाए, तो आपको एग्जिस्टिंग लिमिट देखनी है कि ESI एक्ट की कवरेज, प्रेजेंट कवरेज क्या है। तो फिलहाल कितनी है, 21,000 है। हिंदी में देख लेते हैं। पहला है विस्तार एवं लागू होना। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था, हर एक राज्य पे लागू होता है ESI एक्ट। ये ऐसे गैर मौसमी कारखानों में लागू होता है जहां 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों बिजली की सहायता से, 20 या 20 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों बिना बिजली के। मैंने आपको समझा दिया था कि पूरे भारत में ये लागू होता है। गैर मौसमी फैक्ट्रियों पे लागू होता है। मौसमी फैक्ट्री जैसे शुगर मिल हो गया, इस तरह की फैक्ट्रियों पे लागू नहीं होता। जो 12 महीने चलती है फैक्ट्री, वहीं पे ये लागू होता है। अगर बिजली से चल रही है तो 10 कम से कम मजदूर होने चाहिए कार्य करने के लिए। बिना बिजली के चल रही है तो कम से कम 20 तो होने चाहिए। आगे चलते हैं। सेक्शन 1(5) क्या कहता है कि जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया था कि अधिनियम की धारा 1(5) के तहत इस योजना का विस्तार दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट,
सिनेमा घरों सहित प्रीव्यू थिएटर, सड़क, मोटर परिवहन उपक्रम और समाचार पत्र प्रतिष्ठान जहां 20 या 20 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों। अधिकतम अधिनियम के तहत कवरेज के लिए मौजूदा वेतन की सीमा कितनी रखी गई है दोस्तों? 21,000। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो दुकान वगैरह, होटल वगैरह में लागू होगा और 21,000 कम से कम इसकी मिनिमम लिमिट है दोस्तों। मतलब अगर किसी की व्यक्ति की सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है तो उसको ईएसआई का लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं, इंग्लिश में भी लिखी हैं, आगे हिंदी में भी लिखी है मैंने। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पढ़ते हैं हम, क्या होता है? मीन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और मेजर पोर्ट, माइन और ऑयल फील्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन ऑल अदर केसेस द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि जो भी फैक्ट्री आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या कोई रेलवे हो गया, या कोई पोर्ट हो गया, या कोई माइन हो गई, या कोई ऑयल फील्ड हो गया, ठीक है, यानी कोई खान हो गई या तेल की खान हो गई, ठीक है, या कोई आपका पोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया, ठीक है, या रेलवे हो गया, तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। और बाकी जो छोटी मोटी इंडस्ट्री हो गई वो किस में आ जाएगा आपका? बाकी सब आ जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये कहना चाह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी? दो ही हो सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो इंडस्ट्री होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, जैसे पोर्ट हो गया, माइन हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। और बाकी कुछ इंडस्ट्री बच गई जो छोटी मोटी, तो वो किस में आ जाएंगी? वो आ जाएंगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट में। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है पहले इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। मीन्स द सम ऑफ मनी पेएबल टू द कॉर्पोरेशन बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड इंक्लूड्स एनी अमाउंट पेएबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय एज पर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। देखिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एक ईएसआईसी बना हुआ है, ठीक है, यानी कॉर्पोरेशन बना हुआ है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब उस कॉर्पोरेशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में मजदूर है और मालिक है। तो मालिक क्या करता है, कुछ हिस्सा तो वो वेज का, जो एक मजदूर का वेज है उसका कुछ हिस्सा तो वो मजदूर से लेता है, और कुछ हिस्सा उसके वेज का वो खुद भी देता है, जमा करता है। किसको? कॉर्पोरेशन को, मंथली, ताकि कॉर्पोरेशन इकट्ठा करके उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर सके जब उसको मजदूर को ज़रूरत हो। देसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ, पूरा आपको एक्ट समझ में आ जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक से मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई रामलाल है। अब रामलाल की एज है 30 साल का है। अब 30 साल में रामलाल को क्या हुआ, रामलाल को कहा गया कि भाई ईएसआई स्कीम में आप जो है इंश्योरेंस ले लो, कंपलसरी भी होता है फैक्ट्रीज में, ठीक है। तो भाई मालिक के पास जाता है कि साहब मेरा ईएसआई रजिस्ट्रेशन कर दो। मालिक कहता है ठीक है, अब तू 100 रुपये कमा रहा है तो तुझे 4 रुपये मुझे देने होंगे, मैं तेरे कॉर्पोरेशन में जमा करता रहूँगा। तो 100 रुपये के वेतन में से 4 रुपये मजदूर ने जो है मालिक को दे दिए। अब मालिक वो 4 रुपये जमा नहीं करेगा, मालिक अपना भी हिस्सा कुछ जमा करेगा, उसके वेतन का कुछ प्रतिशत। मान लो मालिक ने ले लिया उसके वेतन का 8 रुपया, वो उससे रामलाल से नहीं मांगेगा, वो खुद देगा मालिक। तो 8 रुपये मालिक ने दिए और 4 रुपये मजदूर ने दिए, तो टोटल हो गए 12। तो 12 रुपये कॉर्पोरेशन को चले गए। तो 12 रुपये कॉर्पोरेशन को चले गए हर महीने। वो पैसा जुड़ता रहा जुड़ता रहा जुड़ता रहा। अब क्या हुआ, रामलाल के साथ क्या हुआ कि 60 साल में वो डिसेबल हो गया, रिटायर भी हो गया और डिसेबल हो गया, मान लो वो कुछ नहीं कर पाया, तो उसको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो जो पैसा इकट्ठा हुआ उसके रूप में उसको बेनिफिट मिलता रहेगा, एक मंथली पेंशन के रूप में, ठीक है। तो ये होता है ईएसआई का मेन फ़ायदा, तो जो मैंने आपको देसी लैंग्वेज में स्टोरी के रूप में आपको समझा दिया। तो कंट्रीब्यूशन की बात चलिए, कंट्रीब्यूशन दोनों से लिया जाता है, मालिक से भी लिया जाता है, नौकर से भी लिया जाता है। सो कंट्रीब्यूशन इज टेकन फ्रॉम बोथ द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय। आगे चलते हैं। करंटली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन with effect from 1/7/2019 is 0.75 of the wages, that of employer is 3.25। तो ये देखिए चेंज होता रहता है, ये आप करंट देख लीजिएगा कि भाई इस टाइम जो जा रहा है वो मजदूर का 0.75% जा रहा है, 0.75%, और जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो कितना दे रहा है, 3.25। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये किसी मजदूर की तनख्वाह है, किसी वर्कर की तनख्वाह है, तो उसमें 100 रुपये में 75 पैसे किसके कट रहे हैं, मजदूर के कट रहे हैं, और 3 रुपये 25 पैसे कौन दे रहा है, मजदूर की तरफ से उसका मालिक दे रहा है, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, आप करंट में देख लीजिएगा क्या है। ये ईएसआई की वेबसाइट से जो मैंने डाटा लिया है वो है, ठीक है। तो इसके बाद भी कोई अपडेट हुआ होगा तो वो आप देख लेना।
एम्प्लॉयज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ अ डेली एवरेज वेज अप टू 176 आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई वर्कर है, उसका वेतन डेली का वेतन 176 रुपये से भी कम है, तो भाई उसको छूट दी जाएगी, उसकी तनख्वाह से कुछ नहीं कटेगा। लेकिन मालिक को उसका शेयर ज़रूर देना होगा, ठीक है। मालिक को अपना हिस्सा जो है 3.25% जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा वो ज़रूर देना होगा। लेकिन वो उससे नहीं कहेगा भाई तेरी तनख्वाह से मैं काटूँ, एक तो पैसे ही बहुत कम मिल रहे हैं उसको। तो किसी नौकर को अगर डेली 176 रुपये से भी कम मिलता है तो वो नौकर की सैलरी से तो पैसा नहीं कटेगा, लेकिन जो मालिक है वो अपना शेयर जरूर देगा। तो एम्प्लॉयज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ अ डेली एवरेज वेज अप टू 176 रुपीज़ आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स विल बी हाउएवर कॉन्ट्रीब्यूट देयर ओन शेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये जितने भी मैं डेट लिख रहा हूँ साइड में, इसका मतलब ये आप अपडेट आपको देखना है अपने टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन पीरियड करस्पॉन्डिंग कैश बेनिफिट पीरियड। तो देखिए ये तो आपको मोटा मोटा सा याद रखना है, इसका ये कुछ लोगों को याद भी नहीं होता, आपका सीधा क्वेश्चन आ सकता है इसमें। बहुत ही अच्छा आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, याद रहेगा हमेशा। कंट्रीब्यूशन पीरियड आप मान लीजिए आपका वो वाला अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और कैश बेनिफिट मान लीजिए आप आपका कैलेंडर ईयर आपको पता है 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक चलता है। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड मानिए आप अकाउंटिंग ईयर, अकाउंट्स में सारे आप डेट देखेंगे 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो आपका कैलेंडर ईयर होता है वो आपको पता है 1 जनवरी से शुरू होता है और 30 दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। तो 6 महीने में ये चलता है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ठीक है। तो 6 महीने में चलता है। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड की बात करेंगे तो 6 महीने में रहेगा। और इसमें कौन सा ईयर लेंगे आप? अकाउंटिंग ईयर लेंगे। और कैश बेनिफिट में आप कैलेंडर ईयर लेंगे। कंट्रीब्यूशन पीरियड हो गया आपका कब कब पैसा कटेगा, और कैश बेनिफिट पीरियड हो गया कब कब आपको लाभ मिलेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। हिंदी में बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। समुचित सरकार, यानी हमने पढ़ा था ना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समुचित सरकार से केंद्रीय सरकार या रेल प्रशासन के नियंत्रणाधीन स्थापनाओं या महापतन या खान या तेल क्षेत्र की बाबत केंद्रीय सरकार और अन्य सब दशाओं में राज्य सरकार अभिप्रेत है। अभिदाय, यानी जो हमने वो पढ़ा था कंट्रीब्यूशन। अभिदाय से प्रधान नियोजक द्वारा निगम को कर्मचारी की बाबत संदेह धनराशि अभिप्रेत है और कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संदेह रकम इसके अंतर्गत आती है। तो निगम होता है, निगम में जो है नियोजक और नौकर का पैसा देता है, कुछ नौकर के हिस्से का देगा और कुछ अपने हिस्से का देगा, ठीक है। और वो पैसा निगम को चला जाता है और निगम बाद में वो जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी बीमा प्रदान करता है अगर कुछ अनहोनी हो जाती है नौकर के साथ। तो निगम होता है, नियोजक होता है, कर्मचारी होता है। नियोजक का जाता है 3.25% और कर्मचारी का जाता है 0.75%। ये चेंज होता रहता है। ऐसा है कि ये मैंने कुछ बुक्स में वो भी देखा है 4 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग, 1.75 और 4.25 ऐसा कुछ भी देखा है मैंने। तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आपको फिक्स देखना है जिस टाइम भी आपका पेपर हो उस टाइम पे क्या चल रहा है वो आपको मेन है, ठीक है। बाकी क्या क्या चेंज हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश में पढ़ चुके हैं हम। 176 रुपये तक दैनिक औसत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को योगदान के भुगतान से छूट दी गई है, लेकिन नियोक्ता को अपने हिस्से का योगदान देना होगा। तो ये हमने हिंदी में भी डेफिनेशन देख ली। अब है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस लेक्चर का, वो है कि ये 6 तरह की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देता है, यानी 6 सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान करता है। इसका मैंने हिंदी में नहीं लिखा साथ साथ, लेकिन मैं हिंदी में बताता रहूँगा आपको, क्योंकि हिंदी में लिखता तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मैं साथ साथ आपको हिंदी में बताते चलूँगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी मीडियम का क्या होगा, ठीक है। तो मैं आसानी से आपको समझाऊँगा। तो पहला पॉइंट है मेडिकल बेनिफिट। तो फुल मेडिकल केयर इज़ प्रोवाइडेड टू इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द डे he enters insurable amount. There is no ceiling on expenditure on treatment of insured person or his family member. Medical care is also provided to retired person and permanently disabled person. देखो ये कहना चाह रहा है, पहला है मेडिकल लाभ, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो मेडिकल लाभ। भैया पूरा मेडिकल लाभ दिया जाएगा, इसमें कोई पैसे का खर्चे का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका खर्चा आएगा सब आपका कौन देगा? ESIC देगी, कॉर्पोरेशन देगा, आपका निगम देगा, ठीक है। तो जितना भी आपका पैसा खर्चा आएगा मेडिकल में सुविधाओं को लेने में, या आपको या आपके फैमिली को जो इंश्योर है, मतलब जिसका बीमा है, जिस व्यक्ति का बीमा है, उसको सारा पैसा जो है निगम देगा, उसको कोई
खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, खर्चे से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कितना ही बढ़िया सा ट्रीटमेंट करा सकता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसमें एक पॉइंट और है, मेडिकल केयर आपको दी जाएगी, किसको दी जाएगी? रिटायर और परमानेंटली डिसेबल्ड पर्सन को भी। तो यानी जो लोग रिटायर हो गए हैं और जो लोग बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे आगे, तो उनके परिवार को भी जो है सुविधा दी जाएगी, लेकिन उन्हें एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा, हर साल उन्हें 120 रुपये जमा करने होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ 120 रुपये की नहीं जमा करने हैं, रिटायर पर्सन और जो लोग अपाहिज हो गए हैं उन्हें देने हैं 120 रुपये, ताकि उनके परिवार को मेडिकल सुविधाएँ मिलती रहें। ठीक है, 120 रुपये हर साल देंगे तो कितना ही जो है मेडिकल ट्रीटमेंट वो करा सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। तो हिंदी इंग्लिश में बताया मैंने, हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा है सिकनेस बेनिफिट। ठीक है, सिकनेस होता है बीमार हो गए, बीमारी लाभ। ठीक है, तो सिकनेस बेनिफिट क्या होता है? सिकनेस बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश कंपनसेशन एट अ रेट ऑफ 70% वेज इज पेएबल टू इंश्योर्ड वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्टिफाइड सिकनेस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 91 days in a year. In order to qualify for sickness benefit, the insured worker is required to contribute for 78 days in a contribution period of 6 months. कुछ घबराने की जरूरत है, सीधी सी लैंग्वेज में बता देता हूँ। सिकनेस बेनिफिट ये है कि भाई आप जॉब पे हो लेकिन आप बीमार हो गए। वो तो था मेडिकल बेनिफिट कि भाई आपके साथ कुछ आगे अनहोनी हो जाए। ये तो ये है कि भाई आप जॉब कर रहे थे, आप तुरंत ही बीमार हो गए, जॉब के साथ साथ ही बीमार हो गए, जॉब पे भी नहीं जा पा रहे। तो उसमें क्या होगा कि आपको 70% आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो 70% के सैलरी के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा। और इसके लिए कंडीशन है कि ये कब मिलेगा, कि कम से कम आपने 78 दिन, पिछले 6 महीने में 78 दिन आपने कम से कम कंट्रीब्यूट करा हो पैसा। किस में? कॉर्पोरेशन में, ईएसआई कॉर्पोरेशन में आपने पिछले 6 महीने में कम से कम 78 दिन अगर आपने पैसा दिया है, तो आपको 91 दिन तक आपको जो है सैलरी का लाभ मिलेगा। इसका लाभ मिलेगा 70% वेज का आपको लाभ मिलेगा। कब तक मिलेगा? 91 डेज तक, 91 डेज तक, यानी पूरे 3 महीने तक। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। सिकनेस बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश कंपनसेशन एट द रेट ऑफ 70% ऑफ द वेज इज पेएबल टू इंश्योर्ड वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्टिफाइड सिकनेस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 91 days in a year. In order to qualify for sickness benefit, the insured worker is required to contribute for 78 days in a contribution period of 6 months. बहुत ही देसी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो। एक व्यक्ति है, मान लीजिए रामलाल है। रामलाल जॉब पे जा रहा था लेकिन वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया, लेकिन उसने क्या कर रखा था, उसने इंश्योरेंस ले रखा था ईएसआई वाला, और उसने पिछले 6 महीने में कम से कम 78 दिन उसने अपना वो कंट्रीब्यूशन जमा भी कर चुका था। लेकिन अब वो बीमार हो गया, तो बीमार हो गया तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, उसको मुआवजा मिलेगा 70%, यानी उसकी जो हर महीने के वेतन है उसका 70% उसको मिलेगा। कब तक मिलेगा? 3 महीने तक मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिकनेस बेनिफिट। आगे चलते हैं। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। भाई मान लो 3 महीने में भी आराम ना हुआ तो क्या होगा? तो इसमें 34 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया गया, सिकनेस लाभ को यानी बीमारी लाभ को बढ़ाया गया। ठीक है, तो हिंदी में घबराने की जरूरत नहीं, ये क्या आ गया भाई एक्सटेंडेड सब। तो सिकनेस भी इसको बढ़ाया जाए अगर इसको, कि मान लो भाई 3 महीने में आदमी ठीक नहीं हो रहा, तो उसको कौन सा बेनिफिट दिया जाएगा? तो सिकनेस बेनिफिट एक्सटेंडेबल अप टू 2 years इन केस ऑफ 34 मेलिजेंट एंड लॉन्ग टर्म डिजीजेज एट एन एनहांस रेट ऑफ 80% ऑफ वेज। भैया अगर ऐसा है कि 3 महीने में भी अगर आप ठीक नहीं होते हो, तो 34 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपको 2 साल तक छूट मिल सकती है, और 2 साल तक आपको 80% वेज मिलेगा। ठीक है, यानी आपके 1000 रुपये महीना तनख्वाह है तो 80% यानी 800 रुपये हर महीना आपको 2 साल तक जरूर मिलेगा। तो होता है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। ये आप समझ गए होंगे, बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट है आपका एनहेंस सिकनेस बेनिफिट। एनहेंस सिकनेस बेनिफिट में क्या होता है? इक्वल टू फुल वेज इज पेबल टू इंश्योर पर्सन अंडरगोइंग स्टेरिलाइजेशन फॉर 7-14 days फॉर मेल फीमेल वर्कर रेस्पेक्टिवली। देखिए, एनहेंस सिकनेस बेनिफिट में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में जा रहा है, यानी नसबंदी में जा रहा है 7 दिन या 14 दिन, 7 दिन मेल के लिए और 14 दिन फीमेल के लिए। ठीक है, 7 दिन जो है पुरुषों के लिए और 14 दिन महिलाओं के लिए, तो उस कंडीशन में पूरा वेतन मिलेगा। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन का आप मतलब समझ गए होंगे। स्टेरिलाइजेशन होता है नसबंदी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो इक्वल टू फुल वे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पूरा वेतन मिलेगा आपको, कोई ऐसा नहीं है कि लॉस होगा। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कितने दिन तक चलता है? मेल्स के लिए 7 दिन तक छूट मिलती है और फीमेल्स के लिए 14 दिन की छूट मिलती है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 पे आ गए मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, मातृत्व लाभ आप जानते हैं, तो प्रसूति की सुविधा है। मैटरनिटी बेनिफिट फॉर
कन्फाइनमेंट प्रेगनेंसी इज पेबल फॉर 26 वीक। 26 वीक तक आपको जो है इसका लाभ मिलता है, 26 हफ्तों तक। विच इज़ एक्सटेंडेबल बाई फर्दर 1 मंथ, 1 महीना और बढ़ाया जा सकता है। ऑन मेडिकल एडवाइस एट अ रेट ऑफ फुल वेज सब्जेक्ट टू कंट्रीब्यूशन फॉर 70 डेज इन द प्रीसीडिंग 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड। देखिए इसमें क्या होता है, मैटरनिटी बेनिफिट आपको 26 हफ्ते तक दिया जाता है, लेकिन 1 महीना और बढ़ जाता है अगर मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस मिल जाती है तो। अब इसमें कम से कम आपको ये फ़ायदा तभी मिलेगा जब पिछले 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में, यानी 6-6 महीने के जो होते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़े थे ऊपर, तो कम से कम 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपने 70 दिन तक कम से कम अपना कंट्रीब्यूशन जमा करा हो, यानी 70 दिन तक आपका पिछले 1 साल में पैसा जमा किया गया होगा, तो ये मैटरनिटी का लाभ मिल जाएगा। कब तक मिलेगा? 26 हफ्तों तक। 1 महीना और बढ़ाया जा सकता है, यानी 4 हफ्ते और 4 वीक और बढ़ाए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन वो कब बढ़ाए जाएंगे? वो डॉक्टर की एडवाइस पे बढ़ाए जाएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला है डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबलमेंट होता है भैया कुछ नहीं कर पा रहे, अयोग्य हो गए हम काम के। तो एक होता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट और एक होता है परमानेंट डिसेबलमेंट। एक तो हो गए अयोग्य हैं लेकिन आगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक तो परमानेंटली डिसेबल हो गए भाई, ठीक है, हाथ पैर काम कर ही नहीं रहे, नहीं कर सकते हम काम। तो पहला होता है टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, और परमानेंट आप जानते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट में आपको 90% सैलरी मिलेगी, ठीक है, जब तक आपकी बीमारी रहेगी, जब तक आप दोबारा से योग्य ना हो जाओ काम करने के। और परमानेंट डिसेबलमेंट में भी आपको 90% वेज मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है? मेडिकल सर्टिफिकेट पे डिपेंड करेगा। इसको पढ़ लेते हैं। परमानेंट डिसेबलमेंट, 90% ऑफ वेज इन फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी एज सर्टिफाइड बाय मेडिकल बोर्ड। अगर मेडिकल बोर्ड ने कह दिया कि भाई ये आदमी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, इसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, तो 90% उसको वेज देना पड़ेगा जब तक वो जीवित रहेगा, ठीक है। यह बात आप समझ गए होंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि ये छोटी स्कीम्स देखने में लगती है और हमने अभी सुनी भी नहीं थी, लेकिन इन स्कीम्स का कितना बेनिफिट है, आम लोगों तक भी इन स्कीम्स का लोगों को पता नहीं चल पाता इनके बेनिफिट का। तो जितनी अवेयरनेस हो आप फैला सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट कौन होते हैं? जो लोग, एक जैसे मान लीजिए रामलाल काम कर रहा है, तो उसका जो परिवार है वो उसकी इनकम पे डिपेंड करता है, यानी वो उस पर आश्रित है, उसकी आय पे वो आश्रित है। तो डिपेंडेंट बेनिफिट हम पढ़ते हैं 90% ऑफ वेज इन फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट टू डिपेंडेंट ऑफ अ डिसीज इंश्योर्ड पर्सन इन केस वेयर डेथ ऑकर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी और ऑक्यूपेशनल हजार्ड। मान लो भाई रामलाल था, भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि मान लीजिए रामलाल है तो वो फैक्ट्री में काम कर रहा था और उसकी मृत्यु हो गई, मान लीजिए कोई मशीन का पार्ट उसके हाथ पे गिर गया या कुछ है, तो उसकी सडनली मृत्यु हो गई। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? क्या होगा कि भाई 90% उसका जो वेतन है वो उसके परिवार को दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या करा रखा था, उसने ESIC में क्या करा रखा था, अपना इंश्योरेंस करा रखा था। तो डिपेंडेंट बेनिफिट 90% ऑफ वेज इन फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट, हर महीने 90% वेज का उसके तनख्वाह दी जाएगी उसके घर वालों को जिसकी मृत्यु हो गई किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं समय, ठीक है। तो 90% ऑफ वेज इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट टू द डिपेंडेंट्स ऑफ अ डिसीज इंश्योर्ड पर्सन इन केस वेयर डेथ ऑकर्स ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ये बात आप समझ गए होंगे। कुछ अदर बेनिफिट भी है। फ्यूनरल एक्सपेंस है भाई, 15,000 रुपये मिलेंगे अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जलाने के लिए, होता है ना फ्यूनरल सेरेमनी होती है ना, जैसे कि हिंदू धर्म में जो है जलाया जाता है, क्रिश्चियन धर्म में दफनाया जाता है, मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है, तो उसके लिए कितना मिलेगा? उसको 15,000 रुपये मिला जाएगा, ठीक है। किसको मिलेगा? जो पर्सन उसके लास्ट राइट को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो 15,000 रुपये फ्यूनरल एक्सपेंसेस मिलेगा। वोकेशनल रिहेबिलेशन यानी व्यावसायिक पुनर्वास, ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया जो लोग अयोग्य हैं वो दोबारा काम पे लौटें, ठीक है, ये लाभ मिलता है। अब बात करते हैं पेनल्टीज, दंड। भाई डिलेड, फॉल्सिफाइड और नॉन पेमेंट में अट्रैक्ट इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years अलॉन्ग विद अ फाइन अप टू 5,000 रुपीज़। भैया तुम अगर देर से पेमेंट करोगे ESI को, मालिक को कहा गया, या गलत तरीके से पेमेंट करोगे या पेमेंट नहीं करोगे ESI को, तो भैया 2 साल की सज़ा होगी और फाइन भी होगा 5,000 रुपये। हिंदी में देखें, विलंबित मिथ्याकरण या भुगतान न करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना के साथ 2 साल तक की कैद हो सकती है, ठीक है। तो 5,000 फाइन भी लग सकता है और 2 साल की सज़ा, या दोनों एक साथ भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए पेमेंट जो है टाइम पे कर देना चाहिए बीमे का। तो ये बात समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आगे मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर में। तो इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।